प्रिय विद्यार्थियों, इस ऑनलाइन क्लास में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण साम्राज्य मौर्य साम्राज्य, और उसमें हमने चर्चा की है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बिंदुसार और उसके पुत्र सम्राट अशोक के प्रारंभिक जीवन के बारे में। जैसा कि आपको विदित है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन काल के, अपने शासन काल के अंतिम वर्षों में, जब मगध में भीषण अकाल पड़ा, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने राजकीय सिंहासन त्याग दिया अपने पुत्र बिंदुसार के पक्ष में और कर्नाटक चला गया। बिंदुसार की शिष्यता ग्रहण कर ली और वहीं पर जैन विधि के अनुसार शरीर त्याग दिया, और 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई। 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बिंदुसार मौर्य गद्दी पर बैठा। बिंदुसार ने 25 वर्ष तक शासन किया, 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक। बिंदुसार के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये जो है वो यही है कि उसने अपने पिता द्वारा स्थापित मौर्य साम्राज्य को ज्यों का त्यों सुरक्षित रखा। उसने वो एक योग्य पिता का योग्य पुत्र था, लेकिन जिसको कोई नई विजय प्राप्त करने का श्रेय नहीं है। उसने अपने पिता द्वारा स्थापित मौर्य साम्राज्य को सुरक्षित रखा। उसके शासनकाल के बारे में जो 2-3 महत्वपूर्ण बातें हम चर्चा करते हैं। उसके शासनकाल में तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ उसकी जानकारी मिलती है, जिसमें पहली बार तक्षशिला में विद्रोह हुआ, लोगों ने विद्रोह किया, तो बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को भेजा, और अशोक जब तक्षशिला पहुंचा तो वहाँ के लोगों ने कहा कि अमात्य हमारा अपमान करते हैं, हमें परेशान करते हैं, नहीं, हम सम्राट के विरुद्ध नहीं हैं। तक्षशिला में पुनः दूसरा विद्रोह हुआ जब राजकुमार सुसीम को भेजा गया। इस प्रकार हम बात करते हैं बिंदुसार के शासनकाल की, तो जो सम्राट अशोक है वो अवंती और उज्जैन का उपराजा यानी वाइसराज रह चुका था, तो उसको प्रशासनिक अनुभव था। बिंदुसार के समय यूनान के शासक एंटियोकस ने अपने दूत डाइमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। कुछ विद्वानों का मानना है कि मिस्र के शासक टालमी फिलाडेल्फस द्वितीय ने अपना दूत डायनोसियस भी बिंदुसार के राज्य में भेजा था, लेकिन टालमी फिलाडेल्फस जो मिस्र का शासक था वो बिंदुसार का भी समकालीन था और अशोक का भी समकालीन था, तो निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि वो बिंदुसार के समय आया था या अशोक के समय। एक अन्य विद्वान एथेनियन जो एक बताते हैं कि बिंदुसार ने यूनानी शासक एंटियोकस से 3 वस्तुओं की मांग की थी: मीठी शराब, अंजीर और एक दार्शनिक की। तो यूनानी शासक ने दोनों चीज़ें प्रारंभिक तो देने का आश्वासन दिया, लेकिन दार्शनिक यूनानी नियमों के तहत, कानून के तहत दार्शनिक का क्रय विक्रय अवैध था, गैर कानूनी था, इसलिए वो देने से इनकार कर दिया। इससे बिंदुसार की दार्शनिक अभिरुचि का भी पता चलता है। जो यूनानी विद्वान हैं, लेखक हैं, वो बिंदुसार का उल्लेख अमित्रोचेटस नाम से करते हैं, यानी बिंदुसार को वो किस नाम से पुकारते हैं? अमित्रोचेटिस या अमित्रोचेटस।
जो संस्कृत का जो शब्द मिलते हैं हमें, जो बिंदुसार की उपाधियां मिलती है, संस्कृत अमित्र घात और अमित्र खाद, शत्रुओं को खा जाने वाला, शत्रुओं का विनाशक, जो इसका अर्थ होता है, इसका रूपांतरण है। बिंदुसार के जो धर्म की बात करते हैं, धार्मिक जीवन की बात करते हैं, तो वो उदार था, सहिष्णु था, लेकिन शायद वो आजीवक जो संप्रदाय है उसके प्रति ज़्यादा उदार था। तो कुछ विद्वान उसको आजीवक संप्रदाय का या आजीवक संप्रदाय का अनुयायी भी मानते हैं। 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु हो गई और बिंदुसार ने अपने 25 वर्ष के शासनकाल में जो उसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि उसने मौर्य साम्राज्य को सुरक्षित रखा। यह अपने आप में उसकी बड़ी उपलब्धि थी। बिंदुसार की मृत्यु हुई 273 ईसा पूर्व में। अब इसी में हम बात करेंगे, इसी वीडियो में, अशोक का प्रारंभिक जीवन। जैसे मैंने आपको बताया, बिंदुसार के कई रानियां थी, शासकों के कई रानियां हुआ करती थी, कई पुत्र थे, और ये भी विवाद का विषय है कि अशोक बड़ा पुत्र था या नहीं, लेकिन ये स्पष्ट तथ्य स्रोत मिलते हैं कि अशोक बिंदुसार का ज्येष्ठ पुत्र नहीं था, बल्कि राजकुमार सुसीम बिंदुसार का ज्येष्ठ पुत्र था, बड़ा पुत्र था, और वो उसी को मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठाना चाहता था, जैसा कि बौद्ध ग्रंथों में विदित होता है। जबकि अमात्यों ने अशोक का साथ दिया। तो हम बात करते हैं अशोक की। तो अशोक का जो शासनकाल है या जो अशोक का इतिहास है, वो भारतीय इतिहास के उज्ज्वलतम पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। इतिहासकार H.G. वेल्स कहते हैं कि इतिहास के पन्नों को रंगने वाले हजारों शासकों, संतों, महात्माओं, धर्म सुधारकों के बीच में अशोक का नाम एक दैदीप्यमान तारे की माती विद्यमान है, चमकता है। यानी अशोक का विश्व इतिहास में एक अद्वितीय स्थान है। अशोक की हम बात करते हैं तो जो सम्राट अशोक है, जिसका शासनकाल 273 ईसा पूर्व से 236 ईसा पूर्व माना जाता है, तो सम्राट अशोक है, अशोक महान, इसका जो वास्तविक नाम तो अशोक है, लेकिन जो उसके अभिलेख हैं, ये जो साहित्य है, उसमें उसका अशोक नाम बहुत कम मिलता है। केवल 4 ही अभिलेख ऐसे हैं जिनमें अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक मिलता है, जिसमें मास्की, गुर्जरा, नित्तूर और उदयगोलम, ये 4 अभिलेख ऐसे हैं जिनमें अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक मिलता है। नहीं तो साहित्य में अशोक का नाम जो मिलता है वह है देवानाम प्रिय या देवानाम प्रिय कह सकते हैं हम, जिसका हिंदी अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। दूसरा जो अशोक का नाम मिलता है वह प्रियदर्शी, इसका अर्थ होता है जिसके दर्शन प्रिय लगे, जिसके दर्शन प्यारे हों, प्रिय हों। तो यही अशोक के नाम साहित्य में और अभिलेखों में ज़्यादातर प्राप्त होते हैं। पुराणों में कहीं कहीं अशोक के लिए अशोक वर्धन शब्द का भी प्रयोग मिलता है। अशोक के प्रारंभिक जीवन के बारे में हम बात करते हैं तो अशोक बिंदुसार के कई पुत्रों में से एक था। बौद्ध साहित्य में अशोक के बिंदुसार के 100 पुत्र बताए गए हैं और अशोक के बारे में भी ये कहा गया है कि सुसीम बड़ा पुत्र था और बिंदुसार ने जो चंपा नगरी की ब्राह्मण की पुत्री थी उसी से अशोक का जन्म हुआ था, सुभद्रांगी से। तो अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी और बिंदुसार का पुत्र था ही।
और जिससे 2 पुत्र हुए सुभद्रांगी से अशोक और विगताशोक। दीपवंश और महावंश में बिंदुसार की 16 पत्नियों और 1 से 1 पुत्रों का उल्लेख मिलता है। साहित्य में केवल उसके सुमन, अशोक और तिष्य नामक जो पुत्र हैं उन्हीं का नाम हमें प्राप्त होता है। जैसे कि आपको ध्यान है कि प्रांतीय शासक के रूप में अशोक ने अपने पिता के जीवन काल में अवंती और उज्जैन के प्रांतीय शासक के रूप में पर्याप्त प्रशासनिक अनुभव प्राप्त कर लिया था। तक्षशिला और अवंती का वो राजा रह चुका था। तिब्बती जो बौद्ध परंपरा है उसके अनुसार अशोक कामासक्त होकर उसने अनेक महिलाओं से विवाह किया और आमोद प्रमोद में डूबा रहता था, इसलिए तिब्बती बौद्ध परंपरा में उसे कामाशोक भी कहा गया है। अशोक ज्येष्ठ पुत्र नहीं था। और अपन बौद्ध साहित्य की बात करते हैं जिसमें दिव्यावदान, दीपवंश और महावंश, उसमें अशोक के प्रारंभिक जीवन के बारे में खूब जानकारी मिलती है, जिसमें यह बताया गया है कि अशोक निर्दयी था, क्रूर था, हत्यारा था, रक्त पिपासु प्रवृत्ति का था, जिसने अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी। यानी ये जो परंपरा है बौद्ध परंपरा, वो अशोक को रक्त पिपासु घोषित करती है, बताती है। दीपवंश के 99 भाइयों के वध सिंहासन प्राप्त करने का उल्लेख मिलता है। चीनी ग्रंथ जो है फा युएन चीलिन, उसमें भी अशोक के बारे में ये मिलता है कि उसने अपने 6 भाइयों की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी। और तिब्बती बौद्ध ग्रंथ तारानाथ जो हैं वो भी उसको रक्त पिपासु मानते, अपने भाइयों का हत्यारा मानते हैं। प्रोफेसर नीलकंठ शास्त्री लिखते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि अशोक को शासन सत्ता आसानी से प्राप्त नहीं हुई, लेकिन सभी भाइयों की हत्या करना ये पर्याप्त या विश्वसनीय नहीं लगता। जैसा कि अशोक का जो वृहत 13वां शिलालेख है जिसमें वो स्वयं लिखता है कि उसके शासन काल के वर्षों बाद उसके कुछ भाई जीवित थे। यानी हम ये नहीं मान सकते कि अशोक के सभी भाइयों की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी, लेकिन निश्चित है कि बिंदुसार की मृत्यु के बाद गद्दी को लेकर गृह युद्ध हुआ, भाइयों में संघर्ष हुआ, जिसमें अमात्यों के सहयोग से, समर्थन से और अपने विजय के उपरांत अशोक मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। अशोक का जो गद्दी पर बैठने का जो समय है 273 ईसा पूर्व, और जो राज्याभिषेक है 269 ईसा पूर्व, उनमें भी 4 साल का अंतर है। तो इससे भी यही साबित होता है कि अशोक को जो 4 साल का अंतराल है, जो गैप दिखाई देता है राज्यारोहण और राज्याभिषेक में, गद्दी पर बैठने और राज्याभिषेक में, उससे भी यही साबित होता है कि कई उत्तराधिकार का संघर्ष अवश्य हुआ था। जहाँ तक बौद्ध साहित्य की बात है, वो अशोक को जो रक्त पिपासु घोषित करता है, बताता है, दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान, उसके पीछे जो महत्वपूर्ण कारण जो जान पड़ता है वो ये है कि वो बौद्ध धर्म की महानता, तेज, उज्ज्वलता, उसकी श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहता है कि बौद्ध धर्म में इतना प्रभाव है कि रक्त पिपासु और हत्यारा, जो अपने भाइयों के हत्यारा था, वो व्यक्ति भी बौद्ध धर्म स्वीकार करके, उसका अनुसरण करके वो पूरी तरह से उसका रूपांतरण हो सकता है, वो बदल सकता है, अहिंसावादी हो सकता है, परोपकारी हो सकता है, प्रजावत्सल शासक बन सकता है, जैसे अशोक के चरित्र में बाद में हमें दिखाई देते हैं। तो अशोक को गद्दी पर बैठने के लिए अपने भाइयों
और परिवार के सदस्यों से संघर्ष करना पड़ा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो उत्तराधिकार युद्ध हुआ उसमें उसके सभी भाइयों की हत्या करके उसने गद्दी प्राप्त की थी, ये विश्वसनीय नहीं है। हाँ, यह जरूर है संघर्ष में उसके काफ़ी भाई मारे गए होंगे। धन्यवाद।